हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। पेपर चल रहा है एमपीसी 001 और आज हम स्टडी करने वाले हैं हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि आपके एमपीसी 001 के ब्लॉक 2 यूनिट 2 का एक पार्ट है। तो पहले मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ कि अभी तक हमने गिलफर्ड की थ्योरी पढ़ी है। गिलफर्ड की थ्योरी यूनिट 2 में हमने कंप्लीट कर ली थी। मल्टीपल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस चल रहा है। गिलफर्ड हमने प्रीवियस वीडियो यानी 16th वीडियो में कवर किया था। आज हम गार्डनर थ्योरी कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टर्नबर्ग की थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो की जो हम शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गार्डनर की थ्योरी के अंदर हम इतने पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं, लेट मी शो यू वंस। ये 1 से लेके 10 तक के पॉइंट्स हम शो करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बात बताई थी कि ये देखने में तो ऐसा लगता है कि थ्योरी में बहुत सारी चीजें हैं, कितने सारे पॉइंटर्स हैं, लेकिन ये सब इसके टाइप हैं। टोटल 9 टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। 6, 7, 8, 9 यहाँ से टोटल मिला के आपके 9 पॉइंट्स हो जाते हैं। और इस वीडियो को मैं इस स्लाइड की हेल्प से इजी कर दूंगी आपके लिए। इस स्लाइड पर बेस्ड एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन वहां पर हमने गार्डनर थ्योरी में 8 टाइप के इंटेलिजेंसेस की बात करी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर अभी नजर भी आ रहा है। और जब आप इसको एमए में पढ़ते हैं तो एक और टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो वो सब चीजें वहां पर एड ऑन एक्स्ट्रा हो जाएंगी, लेकिन इसका भी रेफरेंस हम लेंगे। और साथ ही साथ प्रीवियस कई वीडियोस में जहां जहां पर आपको जरूरत रही है, मुझे मालूम है कि आपको कहाँ पे जरूरत रहेगी, उस हिसाब से मैं ये स्लाइड्स और ये कंटेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा रही हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, इग्नू में एडमिशन ले चुके हैं, कभी भी इन वीडियोस को देख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारा कंटेंट मिलेगा। तो जब भी आप ये वीडियोस देख रहे हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और वहां पे लगातार आपकी क्वेरीज भी सॉल्व होती रहती है। और सबसे बड़ी बात, आपको वहां पे अपने बैचमेट्स मिल जाते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज आपके लिए रहती है। चलिए आज हम हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी की स्टार्टिंग करते हैं। एक पिक्चर आपको नजर आ रही है। हॉवर्ड गार्डनर जो थे, उन्होंने अपनी थ्योरी में बहुत सारी बातें वैसे तो कही हैं, लेकिन मेजरली 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस उन्होंने इनिशियली दिए थे, जिसमें बाद में उन्होंने खुद ही चेंज करा, एक और इंक्रीज करा। अपनी ही थ्योरी में अमेंडमेंट्स करना एक बहुत ही कॉमन बात है डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के लिए, साइंटिस्ट के लिए। जो भी थ्योरी डेवलप करते हैं उसमें अपनी नीड के हिसाब से, या फिर उन्हें लगता है कि हाँ ये चीज और बेहतर हो सकती है, अपनी थ्योरी में वो इंप्रूवमेंट और चेंजेस करते जाते हैं। तो हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करती है। अगर समझ ले थोड़ा और, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बेस्ड थ्योरी है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होती है, पूरी यूनिट आप पढ़कर आए हैं इसके एमपीसी 001 की, तो ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये थ्योरी क्योंकि इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, तो ये इंटेलिजेंस को एक प्रोसेस के फॉर्म में देखती है कि मतलब कोई भी पर्सन जैसे एक्शंस परफॉर्म करता है, जिस तरह से अपने एक्शंस में अपने बिहेवियर को एग्जिबिट करता है, हम कहेंगे, तो वहां से हमें पता चलता है कि वो पर्सन कितना इंटेलिजेंट है। राइट, ये उसका मेजरमेंट हो जाता है एक तरीके से। तो हॉवर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है वो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करती है। यहाँ मैं 8 वर्ड पे थोड़ा फोकस कर रही हूँ। आगे चलेंगे तो हम यहाँ पर अभी आएंगे, फिर चीजें थोड़ी बदलेंगी, इसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप 8 पर ही फोकस कर रही हूँ। अगर आप एग्जामिनेशन में 8 भी मेंशन करके आते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। कि कई बच्चे जब एग्जामिनेशन के बिल्कुल लास्ट मिनट में पढ़ते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी उठा लेते हैं 12 की। मैं खुद ही सजेस्ट करती हूँ आपको, 11, 12 की एनसीईआरटी से आपका काफी सिलेबस कवर हो जाता है। तो जब आप 12th की एनसीईआरटी उठाते हैं, वहां पर आप देखते हैं ये 8 है, और वैसे भी जो स्लाइड्स मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे क्लास 12th के बच्चों की है, तो इसीलिए यहाँ पे लैंग्वेज सिंप्लीफाइड है। तो वो सभी बच्चे जो साइकोलॉजी पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनके लिए हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी एक बड़ा टॉपिक हो सकता है, डिफिकल्ट टॉपिक हो सकता है, उनको इजी समझ में आएगा। मेरा पर्पस यही है इस चीज को समझाने का, कि जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो इजीएस्ट लैंग्वेज में चले, जिससे आपको बात समझ में आए। यहाँ पे सिलेबस खत्म करा के हमें कुछ निपटाना नहीं है, बल्कि ऐसे इस तरीके से आपको पढ़ाना है कि आपके माइंड में चीजें परमानेंटली फिक्स हो जाएं। तो आइए बात करते हैं कि हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी क्या कहती है, कि जो लोग होते हैं वो दे आर नॉट बॉर्न विद ऑल ऑफ द इंटेलिजेंस दे विल एवर हैव। मींस वो अपने इंटेलिजेंस को एक्वायर करते हैं अपने एनवायरमेंट में रह के। इसके अलावा द थ्योरी चैलेंज द ट्रेडिशनल नोशन दैट देयर इज वन सिंगल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस समटाइम्स नोन एज जी। वैसे इस जनरल फैक्टर को बहुत लोगों ने चैलेंज किया, अगर आपने नोटिस किया होगा। पिछले कई थ्योरीज आप पढ़ते आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सब इस जी जनरल इंटेलिजेंस को चैलेंज करते आ रहे हैं। तो मतलब ये पावरफुल तो है, मतलब एग्जिस्ट तो करता है, राइट, तभी इसको चैलेंज करने की इतनी बात की गई है। लेकिन ये इस जी जनरल इंटेलिजेंस से ज्यादा बात करते हैं। वो कहते हैं कि दे ऑल्सो फोकस ऑन कॉग्निटिव एबिलिटीज। इस नोशन को अगर हम ब्रॉडन कर दें, तो गार्डनर की थ्योरी 8 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करती है, जिसमें लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, बॉडी काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्ट। अभी यहाँ पे 8 नेम्स लिखे गए हैं, इनकी बात करती है। एक चीज आप समझ लीजिए, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, और दूसरी बात, इन्हें याद रखना बहुत आसान है।
जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली माइंड में फीड होता जाएगा कि अच्छा 8 में से ये भी एक था, ये भी एक था। इस तरीके से बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि सब समझना बहुत आसान है। गार्डनर ने लिंग्विस्टिक और लॉजिकल मैथमेटिकल मॉडलिटीज को सबसे ज्यादा वैल्यूड बताया हमारे स्कूल और सोसाइटी में। ये दो ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं या दो ऐसे टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, उन्होंने बहुत फोकस किया था। अभी आपके यूनिट में भी हम ये चीज देखेंगे। उसके अलावा ऑल्सो सजेस्ट दैट देयर मे अदर कैंडिडेट इंटेलिजेंस, जैसे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, मॉरल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर वो बात निकल कर आ गई है कि जिस 9th इंटेलिजेंस की उन्होंने बात की थी उसका उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन हम यहाँ पर 8 के बारे में बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने नाम इसको मेंशन नहीं किया था, पर कहीं ना कहीं उन्होंने दिए थे। ये वो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है जिन्हें हम एक एक करके समझना है। और मैं तो आपसे ये कहूंगी कि अगर आप इस थ्योरी को यहाँ से कवर कर लेते हैं, इन स्लाइड से कवर कर लेते हैं, तो आपका एक 10 मार्कर क्वेश्चन रेडी है। ये भी हो सकता है कि यही सेम क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आ जाए। ऐसा होता है, सेक्शन बी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे बी में पूछा जाए चाहे 10 मार्क्स में पूछा जाए। 10 में पूछा जाएगा तो थोड़ी सी आपको इसको थोड़ा और ब्यूटीफाई करना होगा अपने आंसर को। आपको पता है 10 मार्कर है तो वर्ड लिमिट बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर हम पॉइंट्स को बढ़ा देंगे, या ये भी कह सकते हैं कि ये 10 मार्कर का ही क्वेश्चन है आपके सामने। इतना आप लिख कर तो देखिए नोटबुक में, आपको पता चल जाएगा कि कितना सारा होता है लिखने में, है ना। जब आप इनके बारे में लिखेंगे, ये देखिए बहुत कुछ है लिखने के लिए, एक एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। एग्जिस्टेंशियल यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपको नोट्स में से मिल जाएगा, आपकी बुक में से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप 10 मार्कर में क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे तो वो 6 मार्कर हो जाएगा। इसके अलावा जब इस थ्योरी को आप लिखेंगे तो मैंने आपको बताया 10 मार्कर में आपको कैसे लिखना होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। अगर कोई भी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पूछी गई है 10 मार्कर में, तो हमारी पूरी पूरी जिम्मेदारी है कि हम थोड़ा इंटेलिजेंस के बारे में जरूर लिखें, थोड़ा हम हॉवर्ड गार्डनर के बारे में भी तो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को और लॉन्ग बना सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से एक आंसर है जिसको आपको टेलीग्राम से रिसीव करना है। और अभी मैं आपको इसको क्विकली समझा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ हम इंटेलिजेंस पे लौट कर आएंगे, इस यहाँ पर वापस आएंगे, इसी स्लाइड से स्टार्ट करेंगे। आती हूँ मैं आपकी बुक की तरफ, जिसमें हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या हमारा पार्ट है, कौन सा हमारा पोर्शन है जो हमें एग्जामिनेशन में कवर करना है, ठीक है ना। तो ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, क्विकली स्लाइड करती हूँ मैं। यहाँ तक मैंने आपको यूनिट 10 क्वेश्चन दिए थे प्रीवियस वीडियो में, और आज हम गार्डनर थ्योरी के बारे में अब और बात करेंगे। वैसे तो समझा दिया है थोड़ा सा मैंने आपको, लेकिन फिर से इंट्रोडक्शन एक बार आएगा और कुछ चीजें यहाँ पे निकल कर आएंगी, जिससे उनके बारे में, उन्होंने पीएचडी की थी, उन्होंने प्रोजेक्ट 0 पर वर्क किया था, और इसके अलावा उन्होंने प्रोजेक्ट 0 एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें क्या था सब अभी पढ़ेंगे हम, और इसके लिए उनको अवार्ड भी मिला था। तो काफी सारी चीजें हैं, तो इसको भी आप अपने आंसर में एड ऑन कर सकते हैं, खास तौर से जब ये 10 मार्क्स में आए। और 6 में आएगा तो एज सच पूरा आंसर लिख दीजिए जो स्लाइड में आपको नजर आ रहा है, इंक्लूडिंग एग्जिस्टेंशियल, उसे जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आप एमए में हैं, आप 12th क्लास में नहीं है, ठीक है। तो इनके बारे में हम ये सब देख सकते हैं, क्विकली आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं इसको साथ साथ रीड नहीं करने वाली हूँ, हाईलाइट जरूर करूंगी उन बातों को जिनको आपको ध्यान में रखना है आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि हॉवर्ड गार्डनर जो थे, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, एरिक्सन के ये स्कॉलर थे, एरिक्सन के स्टूडेंट ये बनकर रहे, और जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी चीजों को इनको लर्न करने का मौका मिला एज ए स्कॉलर। इन ये प्रोजेक्ट 0 का पार्ट बने, जो कि एक रिसर्च की टीम थी। प्रोजेक्ट 0 क्या था, बेसिकली एक रिसर्च की टीम थी, और इन्होंने अपनी पीएचडी 1971 में कंप्लीट करी। और इनकी जो डिसर्टेशन वर्क था वो सेंसिटिविटी ऑन स्टाइल सेंसिटिविटी इन चिल्ड्रन, इस टॉपिक पर था। ये इनके बारे में बातें हैं, और इस तरीके से इनके बारे में बहुत कुछ आगे लिख सकते हैं। और हिज फर्स्ट मेजर बुक द शैटर्ड माइंड अपीयर्ड इन 1975। आपको और ज्यादा जितनी बातें इनके बारे में याद रह जाए, इनके बारे में मेंशन करते हुए आप लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट 0 जो था, that provided an environment in which Howard Gardner could begin to explore his interest in human cognition। इसकी प्रोजेक्ट 0 का जब ये पार्ट बने तो उसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा कॉग्निटिव एक्टिविटीज से रिलेटेड, ह्यूमन कॉग्निशन से रिलेटेड चीजों में। और क्योंकि आप जानते हैं कि जो जीन पियाजे हैं, उनका नाम आपने कॉग्निटिव एक्शंस के लिए सुना है, आपको अच्छे से मालूम है कि जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो बात करती है कि कैसे जब बच्चा इस दुनिया में आता है, और इनफैक्ट उससे भी पहले से, कॉन्सेप्शन के टाइम से लेकर बच्चे के बड़े होने तक और पूरा लाइफ के एंड तक, किस तरीके से कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है ह्यूमन के अंदर। तो जब वो पियाजेटियन कहलाते हैं ये, क्योंकि इन्होंने उनके वर्क में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया था, तो ये इनके लिए रिसर्च जो वर्क था प्रोजेक्ट 0 का, इसने बहुत बड़ी इनको हेल्प करी। और इस तरीके से ये आगे बढ़ते चले गए। इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, आप जितना चाहें लिख सकते हैं। बाकी आपकी राइटिंग स्पीड पर, और क्वेश्चन पेपर सिर्फ 2 आवर्स का ही होता है, तो हम सारा कुछ तो एक ही इसमें नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। इनको एक फेलोशिप अवार्ड मिला था, प्राइज मैक ऑथर प्राइज फेलोशिप मिला था, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं।
इन सपोर्ट ऑफ प्रोजेक्ट जीरो एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1981 में इनको मिला था, ठीक है। तो इस तरह से इनके बारे में काफी बातें हो जाती हैं। इन्होंने जो पियाजे की जो थ्योरीज हैं ये इससे इन्फ्लुएंस तो थे, लेकिन उनके बारे में ये कहते थे कि दीज थ्योरीज आर टू नैरो अ नोशन ऑफ हाउ द ह्यूमन माइंड वर्क। इनका कहना था कि ये और भी चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहते थे। फ्रेम्स ऑफ माइंड इनकी काफी पॉपुलर बुक है और इन 1983 में ये आई थी, ठीक है। गार्डनर का ये कहना था, इनके थॉट क्या थे इसके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। गार्डनर क्लेम दैट मोस्ट प्रीवियस conceptualizations ऑफ इंटेलिजेंस हैड बीन टू नैरोली बेस्ड। ऑफ कोर्स जो अपनी बात कोई कहता है तो दूसरी बातों के में कमियां तो निकालता ही है, तो जो भी इनका थॉट था उन्होंने जितने भी डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ा, जिन चीजों को अंडरस्टैंड किया, उन्होंने बहुत सारे टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को डिफाइन किया अपने तरीके से। गार्डनर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस इज मच मोर देन IQ बिकॉज अ हाई IQ इज द एब्सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी डज नॉट इक्वेट टू इंटेलिजेंस। ये सिर्फ IQ को नहीं कहते थे कि आप इंटेलिजेंस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते तो सिर्फ वही है इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए, ये उससे ज्यादा मानते थे। इनका ये कहना था इंटेलिजेंस इज अ biopsychological potential to process information that can be activated in a cultural setting to solve problems to create products that are of value in a culture। इंटेलिजेंस को ये मानते थे कि हमारे बायोलॉजिकली इनहेरिटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसके अलावा हम साइकोलॉजिकल जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको मिलाकर जो हमारा पोटेंशियल हम एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ में, उसको मिलाकर ये इंटेलिजेंस का नाम देते थे। गार्डनर की जो डेफिनेशन है वो IQ के स्कोर में और तरीके से अलग बात करती है। He endeavored to define intelligence in a much broader way than did the psychometricians. To achieve this goal, Gardner established several criteria for defining intelligence. In identifying capabilities to be considered for one of the multiple intelligence, इन्होंने multiple intelligences का जो concept पे work किया उसकी basis पर इन्होंने अपने different intelligence के type दिए। To qualify as intelligence, the particular capacity under study was considered from multiple perspectives consisting of 8 specific criteria. मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन्होंने 8 क्राइटेरिया को ही कंसीडर किया था, बाद में और डिफरेंट टाइप अपने जोड़े थे जो जिसके नाम अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के। द क्राइटेरिया टू कंसीडर कैंडिडेट इंटेलिजेंसेस, इन्होंने कैंडिडेट इंटेलिजेंस का नाम दिया था। अब ये क्या क्या है? द पोटेंशियल फॉर ब्रेन आइसोलेशन बाय ब्रेन डैमेज, ये बेसिस बनाए थे इन्होंने। इट्स प्लेस इन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, the presence of core operations, susceptibility to encoding, a distinct developmental progression, the existence of idiot savants, prodigies and other exceptional people, support from experimental psychology and support from psychometric findings. So these were the few criteria जिनके बेसिस पर इन्होंने अपने इंटेलिजेंस के टाइप्स को डिफाइन किया था। अब ऊपर के जो 8 क्राइटेरियाज आप देख रहे हैं, गार्डनर इनिशियली फॉर्मुलेटेड अ लिस्ट ऑफ 7 इंटेलिजेंसेस। 1999 में उन्होंने नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस को 8th की तरह से जोड़ा। आप डायरेक्ट 8 पढ़ते हैं लेकिन उससे भी पहले 7th रहे हैं, नेचुरलिस्ट बाद में ऐड हुआ और उसके बाद उन्होंने एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस को 9th इंटेलिजेंस की फॉर्म में जोड़ा। इतना पोर्शन अगर आप ऐड करते हैं तो एक तो थोड़ा सा कंटेंट आपका बढ़ जाएगा लिखने में, और ऑफ कोर्स की बात तो पॉइंट वाली है ही कि शुरू में हमारे पास 7 इंटेलिजेंसेस थे, फिर नेचुरलिस्ट जुड़ा तो 8 हो गए और उसके बाद लास्ट में एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जोड़ने के बाद उन्होंने 9th में से कन्वर्ट कर दिया। अब हम एक एक करके इन सभी टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस को पढ़ेंगे। आप चाहें तो यहाँ से इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो स्लाइड से भी इनको पढ़ सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम जो है अपने टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे इस स्लाइड से, और आपको होमवर्क में ये दूंगी कि आपको इनकी भी रीडिंग करनी होगी। ये लैंग्वेज थोड़ी सिंप्लीफाइड है, क्विकली आपके साथ चीजें कवर हो जाएंगी और ये कुछ ऐसा खास डिफिकल्ट यहाँ पे भी नहीं है कि आप किस तरीके से लैंग्वेज को इफेक्टिवली यूज करते हैं। पॉइंट्स ही हैं, बस वो पैराग्राफ में नजर आ रहा है आपको और यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो आइए चलिए हम यहाँ से इसको कवर करेंगे कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो ये वर्ड स्मार्ट इसका दूसरा नाम होता है। नाम क्या मतलब, वर्ड स्मार्ट जो पर्सन होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक की तरह आप ले सकते हैं कि इफ समबडी इज वर्ड स्मार्ट मतलब हाउ स्मार्टली दे मेक यूज ऑफ द लैंग्वेज, देन we call that the person is good at or high at linguistic intelligence। ये किन किन चीजों के साथ डील करता है, पहला टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, लेकिन हम किसी भी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को पॉइंटर की तरह नहीं रखेंगे, एक सीक्वेंस में नहीं रखेंगे, आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लिंग्विस्टिक और लॉजिकल मैथमेटिकल को स्कूल लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। ऑफ कोर्स बच्चों के लैंग्वेज और मैथ्स पर ही सबसे ज्यादा वर्क किया जाता है। किसी भी लेवल पे देख लीजिए, प्राइमरी लेवल पे देख लीजिए, एलिमेंट्री लेवल पे देख लीजिए, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स पर ही सबसे ज्यादा वर्क किया जाता है, जिससे बच्चा शार्प भी होता है। तो स्कूल लेवल पर ये 2 कंसीडर किए जाते हैं। ये किस चीज से डील करता है, सेंसिटिविटी टू द स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। लैंग्वेज दोनों तरीके से होती है, न सिर्फ बोलना बल्कि अच्छे कंटेंट को प्रेजेंट कर पाना, इन द रिटन फॉर्म इज आल्सो रिक्वायर्ड।
तो उस तरीके से हम कहते हैं जो बच्चे का मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जनरली बच्चा ही ग्रो करके एक अडल्ट बनता है, तो बच्चा ही जो सीखता है वो अडल्ट तक लेकर जाता है, राइट। अडल्ट होने के बाद कोई अपनी लैंग्वेज पे प्रोफिशिएंसी एक्वायर करना नहीं सीखता, वो वहां से शुरू नहीं होता। तो सेंसिटिविटी टू द स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज, किसी बच्चे के अंदर या पर्सन के अंदर भी डिफरेंट लैंग्वेजेस को लर्न करने की जो एबिलिटी होती है। लैंग्वेजेस को लर्न करने की एबिलिटी जरूरी नहीं है छोटे से हो, मदर टंग तो ऑफकोर्स बच्चा सीखता है और उसके बाद एक फॉर्मल लैंग्वेज भी बच्चा सीखता है, बट अदर लैंग्वेजेस सीखने के लिए भी कोई उम्र नहीं होती है, बड़े होकर भी आप ये सब लैंग्वेजेस को सीखना चाहते होते हैं। कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज टू अकम्प्लिश सर्टेन गोल्स, अपनी बात को कैसे कहना है, अपने वर्ड्स का सिलेक्शन ऐसा करना है कि जो हमारी बात है वो सही तरीके से डिलीवर हो सके, उसके लिए जरूरी है दैट पर्सन शुड बी हाई ऑन लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज मास्टरफुली टू एक्सप्रेस वन सेल्फ रिटोरिकली और पोएटिकली। कई बार आपने देखा है बहुत जो पोइट्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो अपनी बात को इतना इंप्रेसिव वे में लिखते हैं कि पढ़ने वाला उसमें बंध जाता है, वो चाहे भी तो उससे बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि उनकी बात कहने का तरीका ही ऐसा है। तो जब बात इतना स्मार्ट वे में कही जाती है या फिर लैंग्वेज पे इतनी अच्छी मास्टरी होती है कि हम सुनने वाले को अपने पास रोक सकें, जैसे कि डिफरेंट एंकर्स जो होते हैं या जो भी ओरेटर्स होते हैं, न्यूज चैनल पे आपने देखा होगा, तो वो एक तरह से बोलते हैं तो आप सुनते ही रहते हैं, ऐसा होता है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दे आर वेरी गुड एट लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। एबिलिटी टू मैनिपुलेट सिंटेक्स, स्ट्रक्चर, सिमेंटिक्स एंड फोनोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि कोई चीज हमारे सामने होती है पर उसको उस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है कि हमारे माइंड में वो थॉट नहीं होता। जैसे कोई एक सीनरी ले लेते हैं, तो सीनरी में बताने वाला आपको ऐसे बता रहा है कि आप देख सकते हैं इस पेड़ पे जो फूल है या जो पेड़ की डालें हैं वो इस तरीके से जा रही हैं, या कुछ भी इस तरीके से डिस्क्राइब कर देना चीजों को, वो साइड सामने वाले पर्सन को दिखाना जो वो नहीं देख पा रहा है, लेकिन आपने अपने वर्ड्स की हेल्प से उसको डिस्क्राइब कर दिया। और ऐसा सॉन्ग्स में बहुत होता है, आपने सॉन्ग्स देखे हैं, स्टोरीज देखी हैं, राइट, उनमें ऐसा होता है कि आप जो देख रहे हैं उसके अलावा भी चीजें आपको नजर आनी शुरू हो जाती है माइंड में। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बताने वाले पर्सन का, स्टोरी टेलर्स का, या जो एक्सप्लेन कर रहा है पर्सन, उसकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड होती है। तो ऐसे सभी लोग जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं, वो उनके हमें लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी नजर आती है, उनके वर्ड्स का सिलेक्शन हमें नजर आता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, आप एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं कि आप जैसे अभी हमने बात करी, पीपल जो कि लिटरेचर में बहुत अच्छे होते हैं, जो कि एंकर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, राइट, इन सबको ये सभी लोग लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल की बात करें तो दीज पीपल आर नंबर स्मार्ट और रीजनिंग स्मार्ट, those who can reason out something very well from the numbers, or logically they can make use of logics properly, then we call them number smart और reasoning smart। तो ऐसे लोग लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं। इन लोगों के अंदर हमें ऐसी चीज देखने को मिलती है कि द कैपेसिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम्स लॉजिकली, हर बात के पीछे का लॉजिक समझ के बात करना, अंडरस्टैंड करके बात करना, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कैरी आउट मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऐसे लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे हाई होते हैं, उनकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होती है, फास्ट होते हैं, और वो एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस देने की भी कोशिश करते हैं। इन्वेस्टिगेट इश्यूज साइंटिफिकली, साइंटिफिक एप्टीट्यूड भी इनके अंदर होता है। जब लॉजिकल मैथमेटिकल की बात आती है तो लॉजिक साइंटिफिकली भी लिया जा सकता है। लॉजिक का मतलब सिर्फ मैथ से नहीं होता। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लॉजिकल मैथमेटिकल इज ऑल अबाउट जस्ट डूइंग द कैलकुलेशंस राइट, डूइंग इट वेरी फास्ट एंड बी वेरी वेरी गुड एट मैथ्स, बट दैट्स नॉट इट। इसमें साइंस वाला पार्ट भी इंक्लूड होता है। अब साइंस में क्या चीजें होती है, मतलब साइंटिफिक नॉलेज होना, इसके अलावा साइंटिफिक एप्टीट्यूड होना, रिसर्च एप्टीट्यूड होना, ये सब चीजें लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में आती हैं। एबिलिटी टू यूज लॉजिक, एब्स्ट्रैक्शंस, रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम। इसके अलावा अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ सम काइंड ऑफ कैजुअल सिस्टम, किसी भी चीज के पीछे के सिस्टम को समझना, सीक्वेंस में चलना, डिसिप्लिन में होना, ये सारी चीजें, डिसिप्लिन ही फॉलो करना, ये सब लॉजिकल मैथमेटिकल में आता है। और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जितने भी हमारे रिसर्चर्स होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, राइट, या साइंटिस्ट होते हैं, ये सब इसके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस की जब हम बात करें तो ये वो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर ने डिफाइन किया है जिसमें लोग पिक्चर स्मार्ट होते हैं। अब पिक्चर स्मार्ट का क्या मतलब हुआ, कि पिक्चर स्मार्ट का क्या मतलब होता है, यानी कि जब भी वो किसी भी विजुअल स्पेस को बहुत अच्छे से एक्यूरेटली परसीव कर लेते हैं, या फिर उसको ट्रांसफॉर्म, मॉडिफाई और मैनिपुलेट भी कर लेते हैं इजीली विजुअल इंफॉर्मेशन को, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो पर्सन है वो स्पेशल इंटेलिजेंस पे हाई है। मतलब अगर आप किसी स्पेस को अपने माइंड में परसीव कर पा रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ले कि मैंने आपको कुछ बुक्स दी एक शेल्फ में रखने के लिए, राइट, अब आपको उस बुक्स के नंबर ऑफ बुक्स देख के आइडिया लग गया कि कितनी बुक्स इसमें आएंगी,
राइट। तो अब आप क्या कर रहे हैं, उसको अच्छे से सेट कर पाएंगे, तो यू विल टेक लेस टाइम टू अकोमोडेट ऑल दोज बुक्स इन दैट एरिया। तो इस तरीके से हम स्पेस को जब आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये तब भी यूज होता है जब हम कोई चीज बनाते हैं, कोई चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम अपने घर के हिसाब से कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं या कोई क्राफ्ट का वर्क कर रहे होते हैं, तो भी हमें समझ में आता है कि हमें हमें उसका स्पेस यूज करना है वो कैसे करना है। जो भी लोग पायलट्स होते हैं, पायलट्स को इसमें बहुत हाई माना जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स दे लर्न इट, वो ट्रेनिंग तो लेते ही हैं डेफिनेटली, लेकिन उनके अंदर भी वो इंटेलिजेंस पहले से एग्जिस्ट करता है, तभी वो उस ट्रेनिंग में स्मार्ट हो पाते हैं कि वो स्पेशल इंटेलिजेंस में अच्छा कर पाए, राइट, स्पेशल इंटेलिजेंस में अच्छे से बिहेव कर पाए, स्पेशल इंटेलिजेंस पर हाई नजर आते हैं। पोटेंशियल टू रिकॉग्नाइज एंड मैनिपुलेट द पैटर्न्स ऑफ वाइड स्पेस स्कल्पचर्स, सर्जन्स, चेस प्लेयर, ग्राफिक आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट्स आर सम एग्जांपल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देखेंगे सर्जन्स को भी ऐड किया जाता है। सर्जन्स को इसलिए ऐड किया जाता है स्पेशल इंटेलिजेंस में, क्योंकि जब सर्जन्स कोई ऑपरेशन करते हैं, कोई सर्जरी करते हैं, सो दे हैव टू अंडरस्टैंड इट। वो पूरा बॉडी खोल के उसके अंदर तो नहीं जा सकते ना, तो वो क्या करेंगे, वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब ऑफ कोर्स दे ऑलरेडी हैव दिस एबिलिटी, दैट इज व्हाई दे अंडरस्टैंड इट। वो उस टाइप पे कुछ अंडरस्टैंड नहीं करते। ओके, तो ये स्पेशल इंटेलिजेंस की हमने बात करी। और जो हाई होते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस पे, वो विजुअलाइजेशन, ड्राइंग, सेंस ऑफ डायरेक्शन, पजल बिल्डिंग, मैप रीडिंग, इन सब में हाई होते हैं। जैसे कई बार हमें कुछ ऐसी पजल दे दी जाती है, इसको हम ट्विस्ट करके हमारे सामने रखा गया है, हमें इसको सॉर्ट करना है, तो वो चीजें हमें पहले माइंड में सॉल्व करनी है। जब भी हमें चीजें पहले माइंड में सॉल्व करनी होंगी, तो इसका मतलब अगर हम कर पा रहे हैं अच्छे से, तो वी आर गुड एट स्पेशल इंटेलिजेंस। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसमें हम लोगों को बॉडी स्मार्ट कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी स्मार्ट? अपनी पूरी बॉडी या बॉडी के पार्ट्स को इस तरह से यूज करना कि हम उसको ग्रेसफुली और स्किलफुली यूज कर पाए, कोऑर्डिनेट करा पाए। यूजिंग द बॉडी विथ फाइननेस, ग्रेस एंड स्किल। फिजिकल कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, डेक्सटेरिटी, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब इसके कोर एरियाज हैं जो कि किसी भी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में नजर आते हैं। ज्यादातर हमें देखने को मिलता है जो जिम फ्रीक होते हैं, जो जिम में जाते हैं लोग, या जिम में फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, इसके अलावा डांसर्स में भी ये देखने को मिलता है। वो सभी लोग जो अपनी पूरी बॉडी या फिर बॉडी के कुछ पार्ट्स का पर्टिकुलरली यूज करते हैं, और ऐसा हमें देखने को मिलता है स्पोर्ट्स, डांस, एक्टिंग, फिजिकल क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज में, एथलीट्स में। तो ये सभी लोग बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में वो सभी लोग आते हैं जो डिफरेंट म्यूजिक पैटर्न से जुड़े हैं। किस तरह से? नॉट जस्ट द सिंगिंग पार्ट, नॉट जस्ट द वोकल पार्ट्स, बट ऑल्सो द पार्ट जहां पर हमें म्यूजिक का किसी भी तरीके से यूज करना होता है, चाहे वो म्यूजिक प्लेयर्स हों, आर्टिस्ट हों, डिफरेंट कंपोजिशन करने वाले हों या परफॉर्म करने वाले हों। तो द स्किल इन द परफॉर्मेंस, कॉम्पोजिशन एंड अप्रिसिएशन ऑफ म्यूजिकल पैटर्न्स, वो सभी म्यूजिकल इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं। म्यूजिक के टेस्ट को समझना भी हर किसी की बात नहीं होती है, तो वही समझ पाते हैं जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं, राइट। द एबिलिटी टू परसीव, डिस्क्रिमिनेट, क्रिएट एंड एक्सप्रेस म्यूजिकल फॉर्म, वो सभी लोग जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं या फिर सॉन्ग्स को गा सकते हैं या डांस कर सकते हैं, अच्छा म्यूजिक की बीट्स पर अपनी बॉडी को मूव करा सकते हैं, वो सभी लोग म्यूजिकल इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं। अगर डांसर्स की बात करें, तो डांसर्स ना केवल बॉडीली काइनेस्थेटिक बल्कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस पर भी हाई होते हैं, तभी तो वो स्पेसिफिकली डांस के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताते चलूं कि किसी भी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पे कोई लिमिट सेट नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको डांसर्स का एग्जांपल दिया, तो वो मैंने आपको म्यूजिकल में भी रखा है और बॉडीली काइनेस्थेटिक में भी रखा है। इसी तरीके से ये भी हो सकता है वो किसी और कैटेगरी में भी आ जाए, है ना। तो एक पर्सन, कोई भी पर्सन किसी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस से बाउंड नहीं है। दे कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन वन फॉर्म, जैसे डांस के लिए हमने यूज किया। इसके अलावा इनकी खास बात होती है, जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में लोग हाई होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू रिदम, पिच, मेलोडी एंड टोन कलर। इन चीजों पर ये काफी सेंसिटिव होते हैं, और सिंगिंग पे, इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में, कॉम्पोजिशन म्यूजिक में भी हाई होते हैं। अब आते हैं दो बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इनको दो नाम है यहाँ पे, एक इंटरपर्सनल है और एक इंट्रापर्सनल है। हमेशा के तरह से मैं इनको आज फिर से कनेक्ट करके आपको बताऊंगी कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल क्या होता है। पहले समझ लेते हैं इंट्रा क्या होता है। इंट्रा मीन्स सेल्फ। ऐसे याद रखिए कि जब हम इंट्रा की बात करते हैं तो हम सिर्फ हमारे बारे में बात हो रही है, लेकिन जब हम इंटर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे साथ कोई और पर्सन भी जुड़ गया है। जैसे आपके स्कूल में इंट्रा क्लास कंपटीशन या इंट्रा स्कूल कंपटीशन जब होता है, तो इंट्रा स्कूल में स्कूल के ही डिफरेंट सेक्शन के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और जब इंटर स्कूल डिबेट या इंटर स्कूल कंपटीशन होता है तो आपके स्कूल में दूसरे स्कूल के बच्चे भी आते हैं। मतलब अभी आप अगर एमएमए से पढ़ रहे हैं तो आप अपने स्कूल टाइम में थोड़ी देर के लिए चले जाइए, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं भी स्कूल में चली गई थी आपको बताने के लिए बात, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, तो मैं तो हमेशा ही स्कूल में रहती हूँ, लेकिन आप लोग तो कॉलेज में भी आ गए होंगे ना। खैर,
तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में यही समझना है। मैं पहले इंट्रा पे आना चाहूंगी, क्योंकि इंट्रा इज अबाउट सेल्फ, जो हमसे जुड़ा है, और इंटर में जब हमसे कोई दूसरा भी जुड़ जाता है। तो इंट्रापर्सनल पे जो इंटेलिजेंस हाई होंगे वो सेल्फ स्मार्ट की कैटेगरी में आएंगे, और जो इंटरपर्सनल पर होंगे वो पीपल स्मार्ट की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये दूसरों से जुड़ गए हैं। सेल्फ स्मार्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि खुद का ख्याल रखने की कैपेबिलिटी, खुद के बारे में अवेयर होना, सेल्फ पर हाई होना, अपनी फीलिंग्स को, अपने डिजायर्स को, अपने फियर, कैपेसिटीज, लिमिट, स्ट्रेंथ, सब कुछ के बारे में जानना, कॉन्फिडेंस के बारे में अंडरस्टैंड करना, अपना एस्टिमेट कर पाना, स्टीम पे हाई होना, अपनी लाइफ को रेगुलेट कर पाना, सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल कॉन्जिनेंस, एबिलिटी टू रिफाइन, एनालाइज, आर्टिकुलेट वंस इमोशनल लाइफ, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बैलेंस करना, अपने बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाना, अपने से जुड़ी हर चीज को समझना। सिंपल से अगर हम कहें तो वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है। ये हमारी कैपेसिटी को दिखाता है। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो खुद को बड़ा अच्छा मैनेज कर लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि वो सभी लोग साइकोलॉजिस्ट की कैटेगरी में आते हैं, मतलब साइकोलॉजिस्ट उनको उस कैटेगरी में हम रख सकते हैं। थोड़ा लैंग्वेज ट्विस्ट हो गई मेरी, कि साइकोलॉजिस्ट को हम उस कैटेगरी में रख सकते हैं। फिलोसोफर्स जो होते हैं, जब तक आप खुद के बारे में अवेयर नहीं होंगे, यानी कि जब तक आप इंट्रापर्सनल पे हाई नहीं होंगे, तब तक आप दूसरों को कैसे क्या समझाएंगे, है ना। अगर आप किसी को बता रहे हैं कि हमें ऐसी हैबिट्स को फॉलो करने से ऐसा होता है, हमें ऐसा करना चाहिए, ये चीजें हमें ऐसे बेनिफिट देती हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उन चीजों को कर चुके हैं। बिना किए आप कैसे किसी को कोई बात समझा सकते हैं। तो उसी तरीके से इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल का खेल है, कि इंट्रापर्सनल में जब हम सेल्फ से अवेयर होते हैं, जब अपने इमोशंस को हैंडल करना जानेंगे, तब तो दूसरों को समझा पाएंगे ना कि आपको अपने इमोशंस को ऐसे मैनेज करना चाहिए। तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इन दोनों पर हाई होते हैं, क्योंकि वो खुद को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते होते हैं। टीचर्स को भी आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं। टीचर्स भी बच्चों को बहुत सारा लेक्चर्स देते हैं, तो वो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं उन चीजों को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, या फिर एटलीस्ट दूसरों से लर्न कर चुके होते हैं खुद में। तो इंटरपर्सनल की जब हम बात करेंगे तो ये वो कैपेसिटी है जो सब कुछ सेल्फ हटा के दूसरों से कनेक्ट कर दी जाएगी, यानी कि इंटेंशन को, मोटिवेशन को, डिजायर ऑफ अदर पीपल टू वर्क इफेक्टिवली विद अदर्स, लोगों के साथ कोऑपरेशन की फीलिंग होना। इंटरपर्सनल पे जो हाई होते हैं, दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, राइट। एक्शन तो यहाँ पे उसी पर्सन के होंगे, लेकिन जुड़ दूसरा भी जाएगा साथ में। जो भी लोग हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले होते हैं, दे कैन कम्युनिकेट वेल और रेपो बिल्ड कर पाते हैं, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव कर पाते हैं, लोगों के संग डील कर पाते हैं। आते हैं नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। जब हम 8th पर आ चुके हैं और 9th हम पढ़ेंगे आपकी बुक से, तो ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, कैटेगराइज एंड ड्रॉ अपॉन पैटर्न्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। ऐसे लोग जो होते हैं फ्लोरा फौना और नेचर के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। ये एक अलग कैटेगरी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि हॉवर्ड गार्डनर ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया कि जो लोग नेचर के टुवर्ड्स लव शो करते हैं, वैसे आजकल सभी लोग नेचर के टुवर्ड्स लव शो करते हैं। हम बीच लवर या माउंटेन्स लवर की कैटेगरी में अगर रखें, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। 2 कैटेगरी हमारे जनरली बन गई है, ये तो लोग बीच लवर होते हैं या फिर माउंटेन लवर्स होते हैं, मतलब हिल स्टेशन पे ज्यादा जाना पसंद करते हैं या फिर बीचेस पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं। बट इन ऑल अगर हम कहें तो वो नेचर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि दोनों ही जो कैटेगरीज हैं वो है तो हमारे नेचर की ही ना। तो नेचर को लोग बहुत पसंद करते हैं, नेचर में पीस ढूंढते हैं और नेचर से बहुत ज्यादा लव और अफेक्शनेट भी रहते हैं। तो नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस पे वो लोग हाई होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है जो नेचर को लव नहीं करता। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा केयर करना, अपने प्लांट्स की केयर करना, अपने एनवायरनमेंट में जो हमारे डिफरेंट स्पीशीज हैं उनके टुवर्ड्स काइंडनेस शो करना, पेट्स के टुवर्ड्स लव शो करना, ये चीजें सब में बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो इस पर हमारी डिग्री जरूर वेरी करती है। कुछ चीजों में हम नेचर लवर हैं, लेकिन कुछ चीजों में हम नेचर लवर नहीं भी हैं। तो ऐसे सभी लोग जो इस पे हाई होते हैं वो आपको मोर एंड मोर लव एग्जिबिट करते हुए नजर आएंगे। ओके, ये हमने पिक्चर जो शुरू में यूज की थी वही है। अब आ जाते हैं हम आपके 9th टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। जब आप इसे अब पढ़ेंगे ना, आपको मजा आएगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं सारी बात। और हो सकता है कुछ पॉइंटर्स आपको यहाँ से एक्स्ट्रा मिले, और उन्हीं पॉइंटर्स को जो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको इसके साथ जोड़कर अपने नोट्स में लिखना है। होमवर्क में अभी साथ ही बता रही चल रही हूँ आपको, कि जो मुझे ध्यान आ जा रहा है वो मैं आपको बताती चल रही हूँ, मैं खुद ना भूल जाऊं आपको बताने के लिए। इसलिए ये सारी पॉइंट्स देखिए यहाँ से निकल कर आ रहे हैं ना। जैसे एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि दे कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एम्फेसाइज इजिली विद अदर्स एंड मे बी इधर लीडर्स और फॉलोअर्स। सो आप पॉइंट बना सकते हैं कि पीपल हाई ऑन इंटरपर्सनल आर सीन और ऑब्जर्व्ड एज गुड लीडर्स। तो ये पॉइंट बन गया आपका। तो इस तरीके से ऐसे और भी पॉइंट्स आपके बन जाएंगे जब आप यहाँ से बात करेंगे। तो नेचुरलिस्ट तक हम आ गए थे। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया है, उतना ही पॉइंट्स है जैसे मैंने आपको बताए थे। आते हैं एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस की तरफ।
एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस पर हाई होने वाले पीपल वो लोग होते हैं जो ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल अप्रोच पर बेस्ड कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब जनरली वो सभी लोग होते हैं जो सेंसरी डेटा के बियॉन्ड चीजों को समझ पाते हैं। मतलब एक तो होता है कि आपने किसी चीज को देखा और अंडरस्टैंड किया, हमारे सेंस ऑर्गन्स वर्क करते हैं, किसी चीज को सुना और परसीव किया, लेकिन उनके पीछे छुपे कॉन्सेप्ट्स को भी अंडरस्टैंड जो लोग कर पाते हैं वो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं। इसमें वो लोग आते हैं जो कि ज्यादातर हम कॉस्मोलॉजिस्ट या फिलोसोफर्स को इसकी कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है, किसी भी चीज के पीछे का कारण क्या है, या कोई भी बात जो हमें ऐसी नजर आ रही है वो वैसी क्यों नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसके एग्जिस्टेंस की तरफ जाना होगा कि वो चीज कहाँ से एग्जिस्ट हुई है या कहाँ पर वो एग्जिस्ट करती है, राइट। तो इस तरीके के इंटेलिजेंस को एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया। अब जनरल बात हम कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे हमने कि ये सभी जितने भी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आपने पढ़े, इनका क्या यूज है, किसको कहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और ये वाला जो पैराग्राफ है ये काफी पूरी समरी कर देता है। मतलब एक तरीके से इस पैराग्राफ में आप बहुत सारा चीजें ऐसे देखेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ अंडरस्टैंड करने वाली चीज है। गार्डनर ये कहते हैं कि जो सभी इंटेलिजेंस है, मतलब एक समरी है, ये एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर हियर। तो जो जितने भी टाइप के इंटेलिजेंस हैं वो हम बहुत सारी एबिलिटीज हैं जो कि देखी जा सकती हैं और मेजर भी की जा सकती हैं। जो पहली दो फॉर्म है इंटेलिजेंस की, इस सीक्वेंस के हिसाब से बात करें जो आपकी बुक में है, आर टिपिकली द एबिलिटीज दैट कंट्रीब्यूट टू स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन ट्रेडिशनल स्कूल एनवायरनमेंट। किसके बारे में बात हो रही है? आई एम श्योर आप जानते हैं कि ये लॉजिकल, मैथमेटिकल और लिंग्विस्टिक के बारे में बात हो रही है। वो स्कूल में होते हैं क्योंकि उन्हीं पर बेस्ड हम आईक्यू का मेजरमेंट भी करते हैं। हम किसी पर्सन का नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में आईक्यू मेजर नहीं करते हैं, वो लैंग्वेज और मैथमेटिकल में ही होता है। नेक्स्ट थ्री फॉर्म जो आपने पढ़ी थी वो आर्टिस्ट पर बेस्ड ज्यादा थी, जो कि आपने देखा कि कौन कौन सी थी वो एक बार मैं आपको यहाँ पे इसमें ले आती हूँ। हमने कौन कौन सी देखी थी? म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, और इसके अलावा हमने देखी थी स्पेशियल। तो ये तीन जो हैं वो ये कहते हैं कि ये वाली जो तीन टाइप थे, ये तीन टाइप थे आर्टिस्ट पर बेस्ड थे जनरली। नेक्स्ट टू थे इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये पर्सनल इंटेलिजेंसेस कहलाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स ये हमसे हमारे दूसरे पर्सन से जुड़े हुए होते हैं। और इसके अलावा ये किसी भी पर्सन की इंटेंशन, फीलिंग, मोटिवेशन को इंडिकेट करते हैं। जो इस तरह की क्वालिटी को डेवलप करते हैं वो दूसरों के संग ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। टीचिंग, काउंसलिंग, पॉलिटिकल एरिया में वर्क करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है? जो दूसरों की इंट्रापर्सनल को अपने से जोड़ा जाता है। ऑफकोर्स हम बात कर चुके हैं, वही सारी बातें हैं। और इस तरीके से ये सारी नेचुरल और स्पिरिचुअल और एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस को ये कहते हैं कि लास्ट में ही रखते हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। ऑलराइट, इसमें हमने एक तरीके से समराइज कर दिया है। आप अलग अलग लिखने के बाद चाहें तो थोड़ा समराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब गार्डनर की जो थ्योरी है इसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये जो कौन कौन से इंटेलिजेंस है वो गिफ्टेड भी नजर आते हैं। जितने भी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है जिस पर्सन में बहुत हाई होते हैं वो लोग गिफ्टेड हो जाते हैं। जैसे म्यूजिकल में कोई बहुत हाई है तो आप कहते हैं ना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है, मैथमेटिक्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है, काइनेस्थेटिक में एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डांस बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट तरीके से करता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा लो हैं उनके अंदर हम डेफिशिएंसी देखते हैं और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर की बात करते हैं। आपने एडीएचडी तो सुना है ना, ये उसी से रिलेटेड है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, जिसका एडी है केवल, यहाँ पे एडीएचडी नहीं है। अटेंशन डेफिसिट यानी अटेंशन की जब डेफिशिएंसी होती है तो लोग इन स्किल्स पर चाहकर भी हाई नहीं हो पाते क्योंकि वो एडीडी से सफर कर रहे होते हैं। ओके, और ज्यादातर हम लिंग्विस्टिक और लॉजिकल में ये चीज देखते हैं कि अटेंशन ना होने की वजह से बच्चे इस पे पुअर हो जाते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोजेस अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द वे आवर स्कूल्स आर रन। बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है इसका क्योंकि दो पार्ट जो है, दो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, वो काफी ज्यादा इसमें यूज होते हैं। तो मैं इसको बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए आपसे कहूंगी कि इसको एक बार क्विकली रीड कर लीजिएगा, क्या ओवरव्यू है उसका। और ये तो अभी हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, वो भी तब हुआ है जब हमने केवल स्लाइड से इसको एक्सप्लेन किया, अंडरस्टैंड किया है। इवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं क्विकली, विद इन अ मिनट। मैं चाहूंगी इसको इवैल्यूएशन को भी हम यहाँ पे कवर कर लें। हार्वर्ड गार्डनर का जो वर्क है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस के अराउंड चलता रहता है। एजुकेशन में काफी इसका यूज होता है, टीचिंग लर्निंग की फील्ड में काफी इसका यूज होता है। इफ यू आर टीचिंग और लर्निंग अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन इकोनॉमिक्स, यू माइट रीड अबाउट इट। लिंग्विस्टिक है ना, दिखाया है, इसके थ्रू बताने की कोशिश की गई है कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हमें एक ही केस और सिनेरियो में दिखता है। मैंने आपसे बात पहले कही भी थी। गार्डनर की जो थ्योरी है वो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज भी की है क्योंकि जो भी लोग आते हैं वो अपने पॉइंट्स में दूसरे में तो कमियां कुछ निकालते ही हैं। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है जिसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसको बहुत ज्यादा लेंदी नहीं खींचने वाली हूँ क्योंकि दो चार ही बातें हैं जो यहाँ से आपको नजर आएंगी कि क्या क्या रिमार्क्स सबके रहे हैं। कुछ रिमार्क्स हैं यहाँ, चलिए आप जाते जाते हाईलाइट कर ही देती हूँ कि आइजैक ने रिमार्क किया था कि
these are grounds for doubting that he has identified different intelligence rather than different abilities. इंटेलिजेंस को उन्होंने एबिलिटी से डिफरेंशिएट कर दिया है. अदर क्रिटिसिज्म इंक्लूड द नोशन दैट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज नॉट एम्पेरिकल, इज इनकम्पैटिबल विद जी, है ना, हेरिटेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. तो ये कुछ एक दो पॉइंट्स है जिनको आप एज अ क्रिटिसिज्म यहाँ पे यूज करके एक्सप्लेनेशन को लंबा कर सकते हैं. और अब मैं थोड़ा फास्ट यहाँ पे वीडियो को खत्म करने के मोड पर हूँ. प्रोजेक्ट जीरो क्या है इसे डिफाइन कर दीजिएगा. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिएगा. होमवर्क में आज आपको मैं बहुत फटाफट से आपको बता देती हूँ कि ये स्लाइड से आप अपने सारे आंसर्स को तो प्रिपेयर करेंगे ही, और फिर यहाँ से आकर इसको रीड करने के बाद जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिलते हैं, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंटर्स मिलते हैं, मैं बोलूंगी इंपॉर्टेंट नहीं, उनको अपने इस आंसर में जोड़ लीजिएगा और इस तरीके से आपका एक आंसर तैयार हो जाएगा. तो दैट्स इट. वीडियो काफी लंबा हो चुका है. मैं यहाँ से साइन ऑफ करूंगी. मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में. इसको अच्छे से आपने समझ लिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.